Hello friends, welcome you all. We were discussing the only IAS economy series और अब तक हम लोगों ने चैप्टर 11 तक डिस्कस कर लिया है और चैप्टर 11 में आपका पब्लिक फाइनेंस टॉपिक था और होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे वो प्रीलिम्स के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए एंड इफ यू really liked it then subscribe my channel as well as please share so that I continuously get motivated to make these videos। और अभी ज्योग्राफी के सीरीज भी लाए जाएंगे और प्रीलिम्स चूंकि आपका नजदीक आ रहा है, प्रयास में हूं कि जल्द से जल्द आपको ये लेक्चर सीरीज प्रोवाइड कर दिया जाए, बट ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट डिले होता है, बट आई विल श्योरली ट्राई टू प्रोवाइड यू ऑल दीज लेक्चर सीरीज। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी and stay updated by subscribing my channel। and in today's topic we will discuss about the external sectors of India। अब भाई साहब आपकी इकोनॉमी है, लेट्स इंडिया की इकोनॉमी है। अब इंडिया ऐसी तो बात नहीं है, इंडिया की तो एक आपका इंटरनल मार्केट है यानी कि डोमेस्टिक मार्केट, एक जो वो पूरे देश के साथ आउटसाइड इंडिया उससे डील करती है। तो जब वो इनसाइड इंडिया डील करती है तो वो आपका इंटरनल सेक्टर हो गया, जिसमें यहाँ पर स्थित आपके बिजनेसेस कंपनी जो हो गई है ना, उनके साथ ट्रेड होना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होना और पॉलिसी जो भी लाई जाती है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाई जाती है, तो ये तो आपका इंटरनल सेक्टर हो गया और इसे रेगुलेट करी जाती है फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से, है ना। लेकिन दूसरा है आपका एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में क्या हुआ कि लेट्स से कि इंडिया में कोई प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है ना। अब भारत को उस प्रोडक्ट की जरूरत है तो क्या करे, भारत में तो मिल नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं हमें दूसरे देश में ढूंढना पड़ेगा। अब जब हम दूसरे देश में ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं हमें दूसरे देश के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, है ना, अपने इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा, तभी तो ये ट्रेड संभव है। हमने दरवाजा ही लगा कर रखा है तो हम बाहर जाए तो जाए कैसे, या फिर बाहर के प्रोडक्ट आए तो आए कैसे। तो जब हम एक्सटर्नल सेक्टर के मैटर को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ, चाहे हमें कोई प्रोडक्ट मंगानी हो, इंपोर्ट करनी, एक्सपोर्ट करनी है ना, फॉरेन करेंसी खरीदनी है, बेचनी है ना, इन्वेस्टमेंट करनी है आउटसाइड इंडिया या फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी है टुवर्ड्स इंडिया, तो ऐसे मैटर आपके एक्सटर्नल सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम बेसिक की बात करें तो इसमें वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो इकोनॉमी में परफॉर्म किए जाते हैं विच टेक्स प्लेस इन फॉरेन करेंसी, वो आपके एक्सटर्नल सेक्टर में आते हैं। क्योंकि डोमेस्टिक करेंसी में तो आपका जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वहां पर चल जाएगा, लेकिन फॉरेन मार्केट से जब आपको डील करना पड़ता है, फॉरेन ट्रेड जब करने पड़ते हैं तो वहां पर आपके फॉरेन करेंसी की दरकार पड़ती है ना। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट करना हो, इंपोर्ट करना हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आना हो या फिर भारत से किसी दूसरे देश में जाना हो, एक्सटर्नल डेब्ट, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सचेंज रेट्स, ये सब के सब देखे जाएंगे। तो जब हम पहले बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व क्या है। फॉरेक्स रिजर्व मान के चलो दीज आर एसेट्स विच इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी और इसे रखा जाता है एज ए रिजर्व बाय द सेंट्रल बैंक। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेन करेंसीज आ जाएंगी, इसमें फॉरेन करेंसीज तो आएंगी ही आएंगी, बॉन्ड्स आ सकती है, ट्रेजरी बिल्स आ सकते हैं, एज वेल एज अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ सकते हैं। और याद रखना है आपको, वैसे हो सकता है ये डाटा चेंज हुआ हो लेकिन एक बार आप मैच जरूर कर लेना। इंडिया 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये IMF के तरफ से डाटा प्रोवाइड किया गया है। आप इसको एक बार चेक कर सकते हो क्योंकि वैसे तो गलत नहीं होंगे, बिकॉज लंबे समय से ये जो आपका रैंक है वो मेंटेन है। तो इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज पर द IMF। अब ये जरूर याद रखने हैं आपको कि RBI के फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या मौजूद है ना, तो उनके खजाने में क्या क्या है। उनके खजाने में बैंक डिपॉजिट्स हैं, गोल्ड आपका रखा गया है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट ऑफ IMF भी है, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन ऑफ IMF भी है, फॉरेन करेंसी एसेट्स भी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी है। और फिर आप देख लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज ऑफ 20 नवंबर 2020, ये RBI के फॉरेक्स रिजर्व में जो जो कंपोनेंट है वो है, अच्छे से याद रख लेना है। फॉरेन करेंसी एसेट 53.103 बिलियन, गोल्ड
आपका $36 बिलियन, आरटीपी यानी कि रिजर्व ट्रेंच पोजीशन $4.68 बिलियन, एसडीआर $1.4 बिलियन, गोल्ड 36, ये तो गोल्ड तो हो ही गया। आपको इसमें ये नहीं याद रखने नंबर, ये याद रखने हैं कि सबसे ज्यादा शेयर एफसीए का है यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट का है, दूसरे नंबर पर गोल्ड का है, तीसरे नंबर पर आरटीपी का है, चौथे नंबर पर एसडीआर का है। तो क्या याद रखने, सबसे ज्यादा एफसीए का, सबसे कम एसडीआर का। और क्या क्या कंपोनेंट है, गोल्ड और आरटीपी भी है। और व्हेन यू से एसडीआर काफी ज्यादा न्यूज में रहती है और इस बार भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट, ये अंतरराष्ट्रीय रिजर्व एसेट है और ये रिजर्व एसेट आईएमएफ के द्वारा क्रिएट किया गया है 1969 में। और जो एसडीआर की वैल्यू निकाली जाती है वो 5 करेंसीज के आधार पर निकाली जाती है। और वो 5 करेंसीज कौन से हैं, डॉलर है, यूरो है, रेनबी है, येन है, पाउंड स्टर्लिंग है। याद रखना है डॉलर को हाईएस्ट वेटेज दिया जाता है इस बास्केट में टू कैलकुलेट द एसडीआर वैल्यू, और पाउंड स्टर्लिंग का लोवेस्ट वेटेज है, याद रखना है आपको, है ना। तो डॉलर का हाईएस्ट वेटेज होता है एसडीआर के वैल्यू कैलकुलेशन में और पाउंड स्टर्लिंग का लोवेस्ट आता है। तो ये भी याद रखना है, जरूर याद रखना है इस पॉइंट को कि ये जो एसडीआर है ये कोई करेंसी नहीं है, नॉर ए क्लेम ऑन द आईएमएफ। ये 2 पॉइंट तो आपको रट ही लेने। इट इज नाइदर ए करेंसी नॉर ए क्लेम ऑन आईएमएफ, इट इज ए पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑफ द आईएमएफ मेंबर। तो मुसीबत के समय में जो आईएमएफ मेंबर्स होंगे वो इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड एक्सचेंज रेट की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, एक्सचेंज रेट इज व्हाट, एक्सचेंज रेट इज द प्राइस जिस पर एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक्सचेंज करवाया जा सकता है। और एक्सचेंज रेट के वेरियस मैकेनिज्म डेवलप हुए हैं। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो पहले आपका फिक्स्ड रेट एक्सचेंज सिस्टम हुआ करता था, है ना। अभी आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है बहुत सारे देश में, और बहुत सारे देश में इंक्लूडिंग इंडिया मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट भी चलता है। तो जब हम बात करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की, तो इसका मतलब गवर्नमेंट जो है या सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल बैंक लगातार इंटरवेंशन करते रहते हैं टू डिटरमाइन द करेंसी एक्सचेंज रेशियो, कि करेंसी एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, वो सब आपका मार्केट नहीं गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होगा कि मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेगा कि एक्सचेंज रेट ऑफ वन करेंसी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्या होंगे। और ये मार्केट फोर्सेस क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई, उसके आधार पर डिमांड हो जाता है, डिटरमाइन हो जाता है, एंड इट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करेंसी। याद रखना है आपको फ्लोटिंग वाले में नो रोल ऑफ अथॉरिटी। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट में क्या होता है कि लार्जली इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, बट कभी कभी क्राइसिस भी तो आ जाती है। अमेरिका में आपने देखा ग्रेट डिप्रेशन आ गई है ना, तो वो क्यों आ गई थी, बिकॉज वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो कर रहे थे, जिसके कारण जब क्राइसिस आया तो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहा और ये क्राइसिस बढ़ गई। तो इसीलिए बहुत सारे देशों ने उसके बाद मैनेज फ्लोटिंग रेट का कंसेप्ट भी अपनाया। तो मैनेज फ्लोटिंग रेट में क्या होगा कि क्राइसिस के समय सेंट्रल बैंक्स पहुंच जाएंगी टू इंटरवेन एंड टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट, अदरवाइज इकोनॉमिक क्राइसिस में आ सकती है, दैट्स व्हाई। एंड नाउ वी हैव द कंसेप्ट ऑफ नीड वर्सेस रील, दैट इज योर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इस सिंपली कह सकते हैं कि एक आपका होम करेंसी लेट से कि रुपीज है और एक डिफरेंट नेशन की करेंसी लेट से डॉलर है। तो नॉमिनल एक्सचेंज में क्या हो गया कि लेट से कि $1 इक्वल टू 70 रुपीज आप देखते हो, ये आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो गया, है ना। और इट इज द एक्सचेंज रेट ऑफ वन करेंसी अगेंस्ट ए बास्केट ऑफ करेंसी। तो इसमें मैंने डॉलर लिया और भी सारे करेंसीज हो सकते हैं, और इट इज वेटेड अकॉर्डिंग टू द ट्रेड विथ ईच कंट्री। और ये याद रखना कि ये जो आपके नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होते हैं इसमें आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता है। एंड व्हेन वी से रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, तो ये आपका वेटेड एवरेज है नॉमिनल एक्सचेंज रेट का, और इसमें आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक्सचेंज रेट होता है, ये जरूर याद रखना है। और जाहिर सी बात है इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। एंड क्या करता है ये, तो जो भी इन्फ्लेशन डिफरेंसेस है बिटवीन द कंट्री, है ना, कि लेट्स से कि एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का दाम आपका सेम क्वालिटी वाला इंडिया में आपका 70 रुपीज है, वही यूएस में आपका $1 है या फिर $4 है। तो इस हिसाब से जब हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, महंगाई को मेजर करते हैं, तब इसमें आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया जाता है ना। तो इट रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस, तो ये याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू द करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, है ना। ये जो ट्रेड किए जाते हैं फॉरेन
करेंसी में या फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट आते हैं इंडिया में, या फिर इंडिया से इन्वेस्टमेंट जाते हैं बाहर में, तो जाहिर सी बात है करेंसी कन्वर्टेबिलिटी की दरकार पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है उसकी। तो करेंसी कन्वर्टेबिलिटी की बात करें तो इट इज द इजीनेस विद विच द करेंसी ऑफ ए कंट्री कैन बी फ्रीली कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉरेन करेंसी या फिर गोल्ड एट ए मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। सिंपली कहने की बात कहे तो करेंसी कन्वर्टेबिलिटी इज ए मैकेनिज्म कह सकते हो या इजीनेस कह सकते हो, कितनी आसानी से किसी देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के साथ कन्वर्ट करवाया जा सकता है ना, उसको हम करेंसी कन्वर्टेबिलिटी कहते हैं। और बहुत सारे देश कंप्लीट कन्वर्टेबिलिटी अलाउ नहीं करते, दैट्स व्हाई एक तो आपका होता है पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी, फुल कन्वर्टेबिलिटी। और पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी में क्या होगा, एक सर्टेन पोर्शन ही अलाउ करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा जिसको कन्वर्ट किया जा सकेगा फॉरेन करेंसी में, जहां पर आपका रेस्ट्रिक्शंस कम होते हैं। ये सब पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी करने का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि एक ही साथ में आपका कोई बड़ा से बड़ा इन्वेस्टमेंट ना आ जाए या फिर एक ही साथ में बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट वापस लौट के नहीं चली जाए। दैट्स वाई ये सब गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। दैट्स वाई गवर्नमेंट फुल कन्वर्टेबिलिटी जो है पार्टिकुलर सेक्टर में अलाउ नहीं करती है। इसके पीछे लॉजिक होता है सो दैट इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखा जा सके फ्रॉम द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस। तो पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी में हमने बात किया इट इज द पोर्शन अलाउड बाय द गवर्नमेंट जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू द फॉरेन करेंसी विथ लीस्ट रेस्ट्रिक्शन। और यूनियन बजट फॉर 1992-93 इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑन द करेंट अकाउंट अंडर द लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसी को ड्यूअल एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं। और प्रेजेंटली पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी अभी भी ऑपरेशनल है कैपिटल अकाउंट में। याद रखना है आपको जो आपका रेवेन्यू अकाउंट है ना, रेवेन्यू अकाउंट में फुल कन्वर्टेबिलिटी अलाउ करी गई है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में फुल कन्वर्टेबिलिटी अलाउड नहीं है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और ये आप देख सकते हो फुल कन्वर्टेबिलिटी की बात करें तो इसका मतलब आप अगर 1000 करोड़ भी कन्वर्ट करवाना है किसी फॉरेन करेंसी में लाइक डॉलर में तो वो आप करवा सकते हो, या फिर कोई दूसरा देश लेट्स से कि जितना मन चाहे उतना डॉलर इंडियन रुपी में कन्वर्ट कराना चाहे वो करवा सकता है। तो ये हुआ आपका फुल कन्वर्टेबिलिटी विदाउट एनी रेगुलेटरी इंटरवेंशन। एंड यहाँ पर जाहिर सी बात है जब फुल कन्वर्टेबिलिटी होगी तो ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑटोमेटिकली एबलाइज हो जाते हैं, और लर्म्स जो कि अभी हमने बात किया लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम ये अब आपका ओपन मार्केट एक्सचेंज रेट पर आधारित है। और यही मैंने बोला कि ये जो आपका 1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुल कन्वर्टेबिलिटी अलाउ कर दिया रुपी का ऑन करंट अकाउंट। तो अभी क्या स्टेटस है, करंट अकाउंट पर फुल कन्वर्टेबिलिटी अलाउड है लेकिन कैपिटल अकाउंट पर फुल कन्वर्टेबिलिटी अलाउड नहीं है। ये दो बातें जरूर याद रखनी है। तारापुर कमेटी 1 1997 में जो सेटअप करी गई थी, उसके बाद तारापुर कमेटी 2 2006 में सेटअप करी गई, और ये आरबीआई के ही द्वारा कंस्टिट्यूट करी गई थी सो दैट रोड मैप सजेस्ट किए जा सके कि क्या हम तैयार हैं कैपिटल अकाउंट पर फुल कन्वर्टेबिलिटी करवाने के लिए, अगर करवाना हो तो क्या किया जाना चाहिए, क्या रेगुलेशंस होना चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, वो सब के लिए तारापुर कमेटी 1 और 2 गठित करवाई गई थी। याद रखना है आपको, है ना। और इसके क्या बेनिफिट या फिर नुकसान हो सकते हैं ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, वाई गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑन द कैपिटल अकाउंट। तो इसके निगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स आप तैयार कर सकते हैं। तो देख लो यहाँ पर भी दिया है एडवांटेज ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। लेट्स से कि अगर फुल कन्वर्टेबिलिटी अलाउ कर दी जाती है तो क्या बेनिफिट होंगे, तो बाहर से पैसे काफी ज्यादा आएंगे, लार्ज इन्वेस्टमेंट आएगा तो कहीं ना कहीं लार्ज फंड्स की अवेलेबिलिटी होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कमी आएगी, है ना, क्योंकि बाहर से पैसे आ रहे हैं। greater financial competitiveness along with increase in FII, FPI flow and foreign institutional investment and foreign portfolio investment flow. Now we have the foreign exchange market. Foreign exchange market नाम से पता चल रहा है द मार्केट जहां पर आपका फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज किया जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो उसे हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं ना। जिस मार्केट में फॉरेन करेंसी का खरीदी या फिर बिक्री करी जाती है ना, तो उसे हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। और फिर एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट भारत के केस में बात करें तो आप देख सकते हो पार वैल्यू सिस्टम था टिल 1971, और इसमें क्या होता था गवर्नमेंट फिक्स करती थी कि एक्सटर्नल वैल्यू क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू द अदर फॉरेन करेंसी। उसके बाद 1971 से 1992 के बीच पैक्ड रिजिम लाया जिसमें आपका रुपी को पैक किया गया, लिंक किया गया यूएस डॉलर के साथ,
एंड 1991 से 93 में पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी अलाउ किया गया अंडर द लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, और फिर 1993 के बाद से मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रिजीम, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा एक्सचेंज रेट क्या होंगे। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं देख सकते हो एक्सटर्नल सेक्टर के क्षेत्र में लिबरलाइज पॉलिसी ओपन कर रही है। एंड व्हेन वी से लोन्स यानी कि लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म सिस्टम, ये 1993 में ऑपरेशनलाइज हुआ था, और इसके तहत क्या हुआ कि भारत ने अपने करेंसी को डीलिंग कर दिया फ्रॉम द फिक्स्ड करेंसी सिस्टम और अल्टीमेटली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के इरा में दाखिल हो गया, जहां पर मार्केट फोर्सेस विल डिसाइड व्हाट विल बी द करेंसी एक्सचेंज रेट। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाम से पता चल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होते हैं जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किए जाते हैं बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री विद द रेसिडेंट्स ऑफ द अदर कंट्री इन फाइनेंशियल ईयर, यानी कि लेट्स से कंट्री ए है कंट्री बी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेट्स से कि 500 रुपये का कंट्री ए के रेसिडेंट ने कंट्री बी से कुछ खरीदा, तो अल्टीमेटली 500 रुपये तक क्रेडिट हुआ। अब अल्टीमेटली बी ए से, ए नेशन से, ए पर्सन से कुछ खरीद रहा है 400 रुपये का, है ना। तो ये जो रिकॉर्ड मेंशन करी जाती है ट्रांजैक्शन जो भी आपके हो रहे हैं बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री विद द रेसिडेंट ऑफ द अदर कंट्री इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर, तो ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आपके सरप्लस भी हो सकते हैं, डेफिसिट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ भी हमने ए और बी की बात करी थी। ए ने बी से 500 रुपये का प्रोडक्ट मंगाया और बी ने ए से सिर्फ 300 रुपये का प्रोडक्ट मंगाया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए ने ज्यादा इंपोर्ट किया वैल्यू का एज कंपेयर टू बी, तो डेफिसिट किस पर जाएगा, ए के ऊपर डेफिसिट जाएगा, है ना। तो इसी को कह देंगे कि ए जो है ए का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है विद रिस्पेक्ट टू द कंट्री बी, है ना। तो ये कंसेप्ट होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट, ये सब तो है ही है। एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी नेशन के एक्सपोर्ट की वैल्यू है और जो भी उस देश ने इंपोर्ट किया है ओवर ए सर्टेन टाइम पीरियड उसके डिफरेंस कर दो तो वो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा। एंड इफ ए कंट्री एक्सपोर्ट्स मोर देन इट्स इंपोर्ट तो पॉजिटिव बैलेंस या ट्रेड सरप्लस कहोगे, लेकिन अगर कोई देश इंपोर्ट ज्यादा करता है देन इट एक्सपोर्ट तो उसका ट्रेड डेफिसिट होगा या फिर निगेटिव बैलेंस होगा। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट डिवाइड द ट्रांजैक्शन इनटू टू अकाउंट, तो जो भी ट्रांजैक्शंस किसी दूसरे देश या फिर फॉरेन कंट्रीज के साथ हो रहे हैं तो वो दो टाइप के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, उसको दो अकाउंट में बांटा जाता है। एक तो आपका क्या करंट अकाउंट हो गया और दूसरा कैपिटल अकाउंट हो गया। करंट अकाउंट के आपको कंपोनेंट याद रखने, इसमें आपको क्या याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, कंपोनेंट ही याद रखने हैं बस, है ना। तो करंट अकाउंट में आपके दो आ जाते हैं, इनविजिबल एंड विजिबल। विजिबल यानी कि जो गुड्स हो गए, इनविजिबल यानी कि जो सर्विसेज हो गए। तो इनविजिबल के एग्जांपल देख लो, सर्विसेज है, इनकम आ रही है दूसरे देश से, ट्रांसफर में या तो गिफ्ट के रूप में आ रहा है मनी, डोनेशन के रूप में आ रहा है, रेमिटेंस के रूप में आ रहा है, तो ये आपका ट्रांसफर आ गया। और विजिबल में तो आपका गुड्स ही आते हैं, तो ये सब याद रखने हैं, है ना, कि जो सर्विसेज हैं, इनकम है, ट्रांसफर है, गुड्स है, ये सब करंट अकाउंट के पार्ट है। और इनविजिबल के पार्ट पूछ लिया जाए तो सर्विसेज है, इनकम है, ट्रांसफर है। और अगर ट्रांसफर के बारे में पूछ लिया जाए तो गिफ्ट है, डोनेशन है, रेमिटेंसेस है। और अगर इनकम के बारे में पूछ लिया जाए तो डिविडेंड हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकते हैं। याद रखना है डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये सब आपके करंट अकाउंट में आते हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं आते, है ना। जबकि अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट में अच्छे से याद रखना है एनआरआई अकाउंट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये करंट अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट में एनआरआई अकाउंट आते हैं और इसमें गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटेंस आ जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट जरूर आएंगे, इसमें आपके सोवरिन हो सकते हैं, कमर्शियल हो सकते हैं, लोन तो आएगा ही आएगा, एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई ये सब भी आते हैं, तो ये याद रखना है। और लेट्स मूव टू द डिटेल्ड एनालिसिस करंट अकाउंट वर्सेस कैपिटल अकाउंट। तो व्हेन वी से करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट का मीनिंग क्या हो रहा है कि इसमें आपके जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स के, उसको करंट अकाउंट में मेंशन किया जाता है। और इसका शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन ट्रांजैक्शंस होता है और इसमें अर्निंग और स्पेंडिंग ही
कवर किए जाते हैं, और कोई भी बोरोइंग और लेंडिंग आपके करंट अकाउंट में आते ही नहीं है। कंपोनेंट अच्छे से याद रखना है। विजिबल ट्रेड में क्या गए कंपोनेंट आ गए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शंस आ गए। इनविजिबल ट्रेड में क्या हो गए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आ गए, एंड यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस एज वेल। तो याद रखना है यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस भी आपके करंट अकाउंट में आते हैं। एंड जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी आप सुनने होंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या हो गया कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी वैल्यू का कर रहे हैं, एक्सीड कर जाता है वो वैल्यू एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, है ना, यानी कि वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, तो वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, है ना। तो करंट अकाउंट डेफिसिट इक्वल टू ट्रेड गैप। ट्रेड गैप यानी कि आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये तो ट्रेड गैप हो गया, प्लस नेट करंट ट्रांसफर, यानी कि नेट करंट ट्रांसफर में आपका कोई फॉरेन एड आ रहा है, प्लस नेट फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम क्या हो गया आपका कि बाहर से आपने किसी को लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है दूसरे, मतलब आपने कोई कंपनी है और उस कंपनी से प्रॉफिट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, तो वो आपका नेट फैक्टर इनकम में आ जाता है ना। तो करंट अकाउंट डेफिसिट इज इक्वल टू ट्रेड गैप, दैट इज योर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, प्लस नेट करंट ट्रांसफर, एग्जांपल के तौर पर फॉरेन एड हो सकता है, प्लस नेट फैक्टर इनकम, दैट इज योर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। याद रखना इंटरेस्ट और डिविडेंड ये आपका करंट अकाउंट का पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये जरूरी याद रखना, कंफ्यूजन ना हो। और जब हम बात करते हैं करंट अकाउंट सरप्लस, तो इसका मतलब ये कि एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाए इंपोर्ट की वैल्यू से, तो ये हो गया सरप्लस। कन्वर्टिबिलिटी की बात करें तो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी रिलेट्स टू द रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड फैक्टर इनकम। हमें याद ये रखना है कि करंट स्टेटस में फुल कन्वर्टिबिलिटी अलाउ करी गई है ना, कि अगर हमको गुड्स खरीदने हैं किसी दूसरे देश से, तो उसके लिए हमको 100 करोड़ का 1000 करोड़ का भी एक्सचेंज करवाना हो फॉरेन करेंसी में, तो वो भी अलाउड है, या फिर दूसरे देश को एक्सचेंज करवाना हो तो वो भी अलाउड है, याद रखना है आपको, ठीक है। एंड अगर हम बात करें आपका कैपिटल अकाउंट के बारे में, तो कैपिटल अकाउंट में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर शोकेज करता है एंड इनकम फॉर कंट्री, एंड इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होता है, जाहिर सी बात है। इसमें बोरोइंग और लैंडिंग जो कि कोई देश करता है दूसरे देश से, तो वो शामिल होते हैं। और कंपोनेंट याद रखने इसमें, या तो आप कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट याद रख लो तो करंट अकाउंट को आप एलिमिनेट कर सकते हो, करंट अकाउंट का रट लो तो फिर कैपिटल अकाउंट को एलिमिनेट कर सकते हो प्रीलिम्स में। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई एफपीआई तो आपको पक्का पता होगा कि कैपिटल अकाउंट में आते हैं। लोन्स या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इसको तो मैंने चिक कर चिल्ला कर बोला कि ये आपके कैपिटल अकाउंट में आएंगे, तो ये भी याद होंगे। नॉन रेसिडेंट्स इन्वेस्टमेंट इन बैंक इंश्योरेंस पेंशन स्कीम, ये याद रखना है, ये भूल जाओगे। नॉन रेसिडेंट्स इन्वेस्टमेंट इन बैंक इंश्योरेंस पेंशन स्कीम, ये आपके कैपिटल अकाउंट में आते हैं। एंड आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये आपका कैपिटल अकाउंट में आता है ना। एंड डेफिसिट की बात करें तो वही बात है, व्हेन मोर मनी इज फ्लोइंग आउट ऑफ ए कंट्री टू एक्वायर एसेट्स एंड राइट्स अब्रॉड, तो वो आपका डेफिसिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसे बाहर जा रहे हैं ना, दैट्स व्हाई। सरप्लस का मतलब क्या होगा, जब पैसे अंदर को आ रहे हैं फॉर एसेट क्रिएशन एंड राइट्स, तब होता है आपका, है ना। तो बट ये देख सकते हो, तो दिस इनफ्लोज रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द ओनरशिप, बिल्कुल सही। लेकिन ये जो इन्फ्लेज होता है वो नेशनल एसेट के ओनरशिप में चेंजेस रिफ्लेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं कैपिटल सब की ओनरशिप कहाँ जा रही है, उनके पास जा रही है, एमएनसी के पास जा रही है, दैट्स व्हाई। और कन्वर्टिबिलिटी की बात करें तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होगा कि कंट्री के जो कैपिटल ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे उसमें लिबरलाइजेशन लेके आया जाए, है, चाहे वो लोन्स लेने की बात हो, इन्वेस्टमेंट लेने की बात हो। करंट स्टेटस पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, ये रट्टे मारने। ट्रेड बैलेंस की बात करें तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको रटने होंगे। लेट्स मूव टू द टॉपिक ट्रेड बैलेंस। इसमें हम देखेंगे कि कौन से देश के साथ भारत का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है, इंपोर्ट सबसे ज्यादा भारत कहाँ से करता है, कौन से प्रोडक्ट भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है, उन डिटेल्स के बारे में देखेंगे जो प्रीलिम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात करें टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, यानी कि उन देशों में जहां पर भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो यूएसए पहले नंबर पर, यूएई, देन योर चाइना। तो ये याद रखना है, यूएसए, यूएई एंड चाइना। और टॉप इंपोर्ट सोर्सेस ऑफ इंडिया की बात करें तो चाइना पहले नंबर पर, यूएसए, देन यूएई।
और टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की बात करें तो कौन कौन से प्रोडक्ट जो टॉप में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो आपका ये हो गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और फिर आपका प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन। और टॉप इंपोर्ट प्रोडक्ट में कौन कौन हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, याद रखना है इसमें कोई गलती नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट टॉप एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट टॉप इंपोर्ट प्रोड्यूसर भी है, टॉप इंपोर्ट प्रोडक्ट्स भी है, ठीक है। एंड मिनरल फ्यूल्स इंक्लूडिंग ऑयल, और फिर इसके बाद जेम्स है, प्रीशियस है, मेटल्स है, आपको ये जरूर याद रखना है, टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया एंड टॉप इंपोर्ट सोर्सेस ऑफ इंडिया। और फिर अदर है, इसमें उतना आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट अदर जो टॉप एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ड्रग फॉर्मुलेशंस, बायोलॉजिकल्स, गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मेटल, ज्वेलरी, आयरन एंड स्टील एज वेल। और इंपोर्ट में देख सकते हो कौन कौन से प्रोडक्ट, तो मशीनरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, ऑर्गेनिक, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एज वेल। बात करते हैं एक्सटर्नल डेब्ट की। व्हेन वी से एक्सटर्नल डेब्ट, इसका मतलब वैसा डेब्ट यानी कि लेट से कि कंट्री है, अब कंट्री यानी कि गवर्नमेंट ही होती है, अब उन्होंने डेब्ट ले रखा होगा, अब डेब्ट लेके रखा है, एक डेब्ट तो इंटरनली लिया होगा उन्होंने बैंकों से, है ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से, लेकिन एक उनसे भी तो लिया होगा जो फॉरेन इन नेचर होंगे, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, फॉरेन बैंक्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, है ना। तो एक्सटर्नल डेब्ट रिप्रेजेंट्स द डेब्ट which has been borrowed from foreign creditors, जिसमें आपके प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, सॉवरेन गवर्नमेंट, तो ये आपके एक्सटर्नल डेब्ट के कंपोनेंट में आते हैं। और टाइप ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट की बात करें तो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म डेब्ट हो सकते हैं जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर या फिर उससे कम की हो सकती है, यानी कि 1 साल या उसके भीतर ही आपको चुका दिए जाएंगे। लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी कि मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर। सॉवरेन डेब्ट की बात करते हैं तो सॉवरेन डेब्ट यानी कि वो बॉन्ड्स जो नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किए जाते हैं इन एनी फॉरेन करेंसी सो दैट फंड्स जनरेट किए जा सके टू मीट इट्स फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। सॉवरेन डेब्ट याद रखना है आपको, ये प्रीलिम से पूछा जा सकता है। बॉन्ड्स इश्यूड बाय नेशनल गवर्नमेंट इन एनी फॉरेन करेंसी टू जनरेट फंड्स टू मीट इट्स फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड एट एंड मार्च 2020 आरबीआई ने इंडिया के जो एक्सटर्नल डेब्ट का डाटा रखा है आप देख सकते हो, तो 558.5 बिलियन डॉलर का है आपका एक्सटर्नल डेब्ट भारत का एट द एंड ऑफ मार्च 2020। एंड अब बात करते हैं सर्टेन कंसेप्ट की जो करेंसी से एसोसिएटेड है, आप सुनते ही रहते होगे, रिवैल्यूएशन, करेंसी का रिवैल्यूएशन होना, डिवैल्यूएशन होना, करेंसी का अप्रिसिएशन होना, करेंसी का डेप्रिसिएशन होना, ये सब आप सुनते ही होगे, है ना। एंड अगर हम बात करें रिवैल्यूएशन की तो याद रखना है आपको एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन जो है ना करेंसी की, वो मेनली डिटरमाइन करी जाती है मार्केट फोर्सेस के ऊपर। मार्केट फोर्सेस के ऊपर कहने का मतलब डिमांड एंड सप्लाई क्या है उसके आधार पर। लेकिन जब हम रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है कि करेंसी के वैल्यू को बढ़ाया जाए या फिर उसको कम किया जाए। तो व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइड्स कि करेंसी के वैल्यू को बढ़ाना चाहिए तो वो रिवैल्यूएशन हो गया, रिवैल्यूएशन। और व्हेन द गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक डिसाइड्स कि वैल्यू ऑफ करेंसी को घटाना चाहिए तो वो डिवैल्यूएशन हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये जो रिवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रिजीम के साथ आता होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है। बट व्हेन वी से अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, तो इसमें क्या हो रही है कि वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एंड ये एप्रिसिएशन तब होगा जब सप्लाई ऑफ करेंसी जो भी है उसकी कमी आने लगे, किसी चीज की कमी आती है तभी तो उसकी वैल्यू में बढ़ोतरी आती है। तो अप्रिसिएशन तभी होगा ना व्हेन सप्लाई ऑफ करेंसी डिक्रीजेज। एंड डेप्रिसिएशन कब होगा, जब भर भर के करेंसी की सप्लाई आ जाए, अब पूरा रुपीज सारी जगह भरी पड़ी रहे तो कौन उसे अच्छे दामों में खरीदना चाहेगा, है कि नहीं। दैट्स व्हाई व्हेन सप्लाई ऑफ करेंसी इंक्रीजेज वेरी मच तो इट लीड्स टू डेप्रिसिएशन। एंड इम्पैक्ट याद रखना है आपको, ये इम्पैक्ट याद रखना है। रिवैल्यूएशन या अप्रिसिएशन जब होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, है ना। तो एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा, इंपोर्ट्स चीपर हो सकते हैं, है ना। वैल्यू ऑफ रेमिटेंसेस डिक्रीज हो जाएंगी एंड ओवरऑल इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाएगा। ये याद रखना है, ये कॉमन होगा रिवैल्यूएशन या अप्रिसिएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन का मतलब एक तरफ गवर्नमेंट वैल्यू बढ़ा रही है और अप्रिसिएशन यानी कि मार्केट वैल्यू बढ़ा रहा है। तो दोनों का इम्पैक्ट मोर और लेस सिमिलर ही होगा। एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा बिकॉज करेंसी जब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है कि पहले $1 में 70 रुपये आते थे,
और अब $1 में मात्र 20 रुपये आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई देश भारत से पहले प्रोडक्ट लेता होगा तो 20 रुपये का कोई प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पर तो 70 रुपये में अप्रोक्स 3 प्रोडक्ट आ जाएंगे। लेकिन जब रिवैल्यूएशन या अप्रिसिएशन हो गया तो आप देख सकते हैं $1 में मात्र एक ही यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आ रहे, तो क्या हो गया आपका एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा। क्यों वो देश फिर लेना चाहेगा, दैट्स व्हाई एक्सपोर्ट बिकम्स एक्सपेंसिव। लेकिन इंपोर्ट चीपर हो जाएगा, उसके विपरीत है। एंड वैल्यू ऑफ रेमिटेंसेस डिक्रीज हो जाएंगी। ओवरऑल इन्फ्लेशन ये भी आपका डिक्रीज होगा क्योंकि वैल्यूएशन इंक्रीज हुई है। एंड डिवैल्यूएशन या फिर डेप्रिसिएशन में हमेशा इन्फ्लेशन बढ़ता ही है। तो देख सकते हैं एक्सपोर्ट चीपर हो जाएगा क्योंकि ये अभी 70 रुपये था, ये 90 रुपये हो गया। पहले 3 प्रोडक्ट खरीदते थे, अभी 4 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो एक्सपोर्ट बिकम चीपर बट इम्पोर्ट बिकम एक्सपेंसिव क्योंकि हमें ज़्यादा अब पैसे फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करवाने पड़ेंगे टू इम्पोर्ट द प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई इम्पोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा और एग्रीगेट डिमांड में बढ़ोतरी आ जाएगी, इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी आ जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर अदर रिलेटेड टर्म्स। तो इसमें क्या क्या है, हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी की बात करें तो ये आपका इंटरनेशनल करेंसी है विच इज हाई फेथ स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हो, एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ लिक्विडिटी। जैसे $, हर जगह ये एक्सचेंज करवाए जा सकते हैं। यूरो को ले लो, है ना। तो हार्ड करेंसी जो इंटरनेशनल करेंसी विच इज हाईएस्ट फेथ ऑल ओवर वर्ल्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ लिक्विडिटी। एग्जांपल भी है। सॉफ्ट करेंसी की बात करें तो जस्ट अपोजिट ऑफ हार्ड करेंसी, जैसे इंडियन रुपी सॉफ्ट करेंसी है इंडियन फॉरेन मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में। हॉट करेंसी की बात करें तो ये टर्म है जो फॉरेक्स मार्केट के लिए यूज किए जाते हैं एंड इट इज टेम्पोररी नेम ऑफ एनी हार्ड करेंसी। यानी कि मान के चलो कि ये करेंसी काफी ज्यादा हॉट है, ये किसी की नहीं सुनेगा, काफी ज्यादा गर्म है, ये आप सुनते होंगे, हॉट करेंसी है ना। और अगर ये हार्ड करेंसी एग्जिट करता है किसी इकोनॉमी को एट ए वेरी फास्ट पेस फॉर द टाइम तो हार्ड करेंसी को हम कह सकते हैं हॉट करेंसी। यानी कभी किसी को नहीं सुनेगा, ये कभी भी यहाँ से जा सकता है, ये हो गया आपका हॉट करेंसी। हीटेड करेंसी की बात करें तो डोमेस्टिक करेंसी विच इज अंडर प्रेशर, यानी कि डिप्रिसिएशन में है बिकॉज ऑफ एनी हार्ड करेंसी हाई टेंडेंसी ऑफ एग्जिटिंग इकोनॉमी। यानी कि लेट से कि हार्ड करेंसी डॉलर है, इंडिया से भर भर के डॉलर बाहर जा रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, जब एक्सचेंज करवाई जाएंगी तो रुपी का भरमार हो जाएगा। क्योंकि जब एक्सचेंज करवाई जा रही है तो जाहिर सी बात है डॉलर से रुपी में एक्सचेंज करवाया जाएगा, तो रुपी की भरमार हो जाएगी। तो एक तरफ आपका डॉलर मजबूत हो जाएगा और उसके विपरीत जो आपका रुपी है वो आपका कमजोर हो जाएगा। तो रुपी यहाँ पर आपका हीटेड करेंसी कहलाएगा और डॉलर यहाँ पर आपका हॉट करेंसी कहलाएगा, है ना। तो डोमेस्टिक करेंसी विच इज अंडर प्रेशर दैट इज द डेप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ एनी हार्ड करेंसी हाई टेंडेंसी ऑफ एग्जिटिंग द इकोनॉमी। और इसी को करेंसी अंडर हीट भी कहते हैं या फिर अंडर हैमरिंग भी कहते हैं। एंड इन द केस ऑफ साउथ एशियन क्राइसिस 1997 में आया था, $, हॉट करेंसी बन गया था बिकॉज काफी ज्यादा तेजी से जो $, एग्जिट कर रहे थे फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि इन्वेस्टमेंट जा रहे थे, आ नहीं रहे थे। चीप करेंसी की बात करें तो व्हेन ए गवर्नमेंट स्टार्ट्स रीपर्चेजिंग इट्स बॉन्ड बिफोर देयर मैच्योरिटी एंड एट फुल मैच्योरिटी प्राइसेस, तो कहीं ना कहीं सप्लाई ऑफ मनी में बढ़ोतरी आ जाती है, तब हम कहेंगे चीप मनी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी में सिंपली आप समझ सकते हो, चीप करेंसी में सिंपली कह सकते हो कि आपका मनी सप्लाई में बढ़ोतरी आ जाती है, काफी ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ जाती है, तो चीप मनी। डियर मनी की बात करें तो अपोजिट ऑफ चीप मनी होता है, इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू करेगी और फ्लो ऑफ मनी इंक्रीज होती है फ्रॉम पब्लिक टू द गवर्नमेंट, इसलिए सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज होता है। जनरली आपको याद रखने की डियर मनी यानी कि सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट डिक्रीजेज, तब वो डियर हो जाती है, और जब सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट इंक्रीज हो जाती है तो चीप सबके पास हो जाती है। एंड स्कीम्स जो IMF चलाती है, ये आप देख लो, लेंडिंग फैसिलिटीज एट IMF, 89 पेज नंबर है यहाँ पर, और एक आपका पेज नंबर यहाँ है 90, हाँ तो ठीक है। सो लेंडिंग फैसिलिटीज जो IMF प्रोवाइड करती है, एक तो आपका स्टैंड बाय एग्रीमेंट है और इसके तहत देशों को मदद किया जाता है व्हेन दे आर फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस टू ओवरकम द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, है ना। तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट होता है वो। दूसरा है आपका फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, ये उन कंट्रीज को दी जाती है हैविंग द स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की, जो भी पॉलिसी सजेस्ट करी जाती है उसका इंप्लीमेंट किया जाता है करक रूप में, तो आपका फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन ऑफर किया जाता है IMF के द्वारा।
एंड नो ऑनगोइंग कंडीशन एंड नो कैप्स ऑन द साइज ऑफ क्रेडिट लाइन। ये याद रखना है, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन नाम से पता चला फ्लेक्सिबल, यानी कि नो कैप ऑन द साइज ऑफ द क्रेडिट लाइन। एंड प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन, तो प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन प्रोवाइड करती है फाइनेंस सो दैट एक्चुअल या फिर पोटेंशियल बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स जो किसी देश की है उसे मीट करवाया जा सके विद साउंड पॉलिसी। और कहीं ना कहीं ये इंश्योरेंस के रूप में काम करता है सो दैट कोई भी क्राइसिस आई तो उसे रिकवर किया जा सके, रिजोल्व किया जा सके। एंड वी हैव द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, याद रखना है आपको, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है ना, इज द फंड फैसिलिटी ऑफ IMF, याद रखना है, वर्ल्ड बैंक नहीं। तो ये सर्विस है प्रोवाइडेड बाय IMF टू इट्स मेंबर कंट्री, जो ऑथराइज करती हैं मेंबर कंट्रीज को कि वो कितना भी अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेज कर सकती है, यानी कि फॉरेन करेंसी रेज कर सकती है फ्रॉम द IMF सो दैट अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया है उनके देश में तो उस क्राइसिस को खत्म किया जा सके। लेकिन कंडीशन भी लगा दी जाती है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करवाने पड़ेंगे भाई साहब आपको अपनी इकोनॉमी में, और ये स्टेब्लिश करी गई हैं टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द कंट्रीज हु इज एक्सपीरियंसिंग सीरियस पेमेंट imbalances because of the structural impediment and characterized by the slow growth and inherently weak balance of payment position. Example, India 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जिसमें पैसे तो दिए गए IMF के द्वारा बट कहीं ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशन भी रखी गई थी, आपने सुना होगा। एंड नेक्स्ट इज योर ट्रेड ऑब्लिगेशन, ट्रेड इंटीग्रेशन मैकेनिज्म, तो ट्रेड इंटीग्रेशन मैकेनिज्म के तहत IMF को अलाउ करता है कि वो लोन दे सकते हैं अंडर वन ऑफ इट्स फैसिलिटीज टू ए डेवलपिंग कंट्री जिनके बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द मल्टीलेटरल ट्रेड लिबरलाइजेशन, यानी कि लेट्स से कोई देश है वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को एक्सटर्नल सेक्टर के लिए लिबरलाइज किया, पता चला कि उसके कारण इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे में IMF जो होगा ट्रेड इंटीग्रेशन मैकेनिज्म के तहत वो लोन प्रोवाइड कर सकता है अंडर वन ऑफ इट्स फैसिलिटी। एंड अगर हम बात करें इंडिया एंड IMF की, तो देख लो इंडिया ने IMF को ज्वाइन किया था 1945 में एज वन ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर, यस इंडिया वन ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर, एंड IMF के तरफ से क्रेडिट दी गई थी एंड उसी क्रेडिट के कारण कहीं ना कहीं भारत को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से उभरने में मदद मिली ऑन द टू ओकेजन्स। पहला है आपका 1981 से 82 जब इंडिया ने बोरोड किया SDR $3.9 बिलियन एंड 1991-93 जब इंडिया ने $2.2 बिलियन बोरो किया अंडर टू स्ट्रैंड बाय एग्रीमेंट, एंड 1991 में इट बोरोड SDR $1.4 बिलियन अंडर कंपनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटी। नाउ कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना है ना, ये सब आपको प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, ये याद रखना है, टर्म्स रिलेटेड टू WTO। तो पहला है आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन, याद रखना है आपको, ये सब WTO से रिलेटेड टर्म से पूछ दिया जा सकता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन विद रिस्पेक्ट टू WTO क्या मतलब होता है, तो बेसिकली WTO एग्रीमेंट के अनुसार जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो कंसेप्ट होता है उसके तहत ये होता है कि जो मेंबर कंट्रीज होंगे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स, है ना, क्योंकि सारे के सारे WTO मेंबर्स हैं, तो अगर सब बायलैटरली अपने अपने ट्रेड एग्रीमेंट करने लगे तो ये तो फिर WTO के रूल्स रेगुलेशंस एंड फ्रेमवर्क के अगेंस्ट होगा। दैट्स व्हाई मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा अगर किसी देश को मिलता भी है किसी बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी बेनिफिट्स उस देश को दिया जाएगा वो कहीं ना कहीं सारे देश के लिए जो भी WTO मेंबर्स होंगे उनको अलाउ किया जाए, है ना। तो देख सकते हो कंट्री ग्रांट्स वन कंट्री स्पेशल फेवर लाइक द लोअर कस्टम ड्यूटीज रेट फॉर वन ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो ये सेम इंसेंटिव एक्सटेंड करनी पड़ेगी टू ऑल WTO मेंबर, इसी प्रिंसिपल को मोस्ट फेवर्ड नेशन कहते हैं। एंड नाउ वी हैव द काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, तो काउंटरवेलिंग ड्यूटीज इज नथिंग बट टैरिफ है जो इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगाए जाते हैं, यानी कि दूसरे देश से जब गुड्स लेट्स से कि इंडिया में इंपोर्ट किया गया है ना, तो उसके ऊपर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाया जा सकता है सो दैट जो भी सब्सिडीज वो जो इंपोर्टिंग नेशन प्रोवाइड कर रहा है टू देयर प्रोड्यूसर टू देयर मैन्युफैक्चरर, जिसके कारण जो आपका कॉस्ट है उस प्रोडक्ट का कम हो गया है और इसके कारण जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो डिस्टर्ब हुई है बिटवीन द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ ए प्रोडक्ट एंड फॉरेन प्रोड्यूसर,
है ना। दैट्स वाई वो सस्ते में अपने प्रोडक्ट्स को भारत में भेज रहे हैं और इसके कारण कंपटीशन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के साथ इक्विटेबल नहीं हो रही है और इसके कारण जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि उनके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे क्योंकि बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो सस्ते आ रहे हैं। तो इसलिए काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगा दी जाती है सो दैट जो सब्सिडी उनके द्वारा दी जा रही है वो काउंटरवेल हो जाए। एंड नाउ वी हैव द एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी भी टैरिफ या जो इम्पोज की जाती है इंपोर्ट्स के ऊपर, इंपोर्ट्स यानी कि ऑन द मैन्युफैक्चर्ड ओवरसीज कंट्रीज। एंड ये सिंपली अगर कहा जाए एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब ये हुआ कि लेट से कंट्री ए है, यहाँ पर आप चाइना ले लो, यहाँ पर इंडिया ले लो। अब पता चला कि चाइना में ओरिजिनल प्राइस किसी प्रोडक्ट का वो 50 रुपीज है लेट से, अब 50 रुपीज है। अब चाइना के गवर्नमेंट क्या कर रही है, खूब सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है कि भाई साहब तुम एक्सपोर्ट करो, हम आपको सब्सिडी देंगे और भारत में आप इसे 30 रुपए में बेचो। ओरिजिनली चाइना में ये खुद 50 रुपए में बेच रहा है और भारत में ये 30 रुपए में बेचवाना चाह रहा है सो दैट इनके प्रोडक्ट खूब भारत में इंपोर्ट किए जा सके, है ना, डिमांड रेज करवाया जा सके सो दैट चाइना को बेनिफिट हो फॉरेन एक्सचेंज में रिजर्व बढ़ाने के लिए या फिर अदर बेनिफिट्स के लिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मोर एंड मोर करवाने के लिए। तो ऐसे में तो भारत के लिए नुकसान है, भारत के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए नुकसान है। तो भारत क्या करेगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी आराम से लगा देगा, बोलेगा भाई साहब 30 रुपया आप मेरे यहाँ ला रहे हो लेकिन हम 50 रुपये का लेट से कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे और इसके कारण क्या हो जाएगा, इनके प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। तो आराम से जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है उनको सेफगार्ड किया जा सकता है फ्रॉम द फॉरेन डिवैल्यूड प्रोडक्ट प्राइस। एंड नेक्स्ट इज योर पीस क्लाउज, ये भी WTO से एसोसिएटेड है। तो ये जो टर्म है पीस क्लाउज ये डिस्क्वाइट का कारण बना बिकॉज इंडिया ने जो इश्यूज थी डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी की उसके ऊपर साफ साफ उन्होंने WTO में कहा था कि भाई साहब हम सब्सिडी देना बंद नहीं करेंगे, है ना, फूड ग्रेन्स के ऊपर जो भी फार्मर से हम प्रोक्योर करते हैं, बिकॉज ये हमने जब ज्वाइन किया था WTO को तभी हमने ये बातें कह दी थी। दैट्स वाई अनलिमिटेड सब्सिडी देने का एक प्रकार से अलाउ कर दिया गया WTO के द्वारा कि आप दे सकते हो जितनी सब्सिडी इन टर्म्स ऑफ MSP कह सकते हो, है ना, फॉर अनडिफिनिट पीरियड, जब तक कोई एक सर्टेन रिजोल्यूशन ना निकल कर आया हो। ये होता है आपका पीस क्लॉज। एंड वी हैव द डेब्ट सर्विस रेशियो। डेब्ट सर्विस रेशियो में क्या होता है, इन इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट फाइनेंस ए कंट्री डेब्ट सर्विस रेशियो इज द रेशियो ऑफ डेब्ट सर्विस पेमेंट, जिसमें आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आ जाता है फॉर टू इट्स एक्सपोर्ट अर्निंग, यानी कि डेब्ट सर्विस पेमेंट डिवाइडेड बाय एक्सपोर्ट अर्निंग रेशियो की बात कर रहे हैं ना। तो लेट्स से कि डेब्ट सर्विस पेमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करने में आपके 50 रुपये लग गए, जबकि एक्सपोर्ट अर्निंग हो गया 100 रुपया। तो डेब्ट टू सर्विस रेशियो डेब्ट सर्विस रेशियो क्या हो गया आपका 1:2 हो गया, है ना। तो एक कंट्रीज इंटरनेशनल फाइनेंसेस आर हेल्थियर अगर ये रेशियो लो रहता है, यानी कहने का मतलब लेट से कि 50 रुपये का आपका सर्विस पेमेंट हुआ और एक्सपोर्ट अर्निंग काफी ज्यादा हुआ, लेट से कि 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, तो आप देखोगे कि रेशियो कम होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हेल्थियर होगा इंडिया के लिए। एंड फॉर मोस्ट कंट्रीज जो रेशियो होता है वो आपका 0 से 20% होता है। नाउ वी हैव द सर्टेन टर्म्स GAAR, POEM एंड रिलेटेड टर्म्स। तो सबसे पहला है आपका टैक्स अवॉइडेंस। नाम से पता चल रहा है टैक्स अवॉइडेंस का मतलब लीगल मेथड का सहारा लेकर जब टैक्स लायबिलिटी किसी कंपनी या किसी इंडिविजुअल के द्वारा कम किया जाता है सो दैट वो कम टैक्स पे कर सके बाय लीगल मीन्स, तो वो होता है आपका टैक्स अवॉइडेंस। फॉर एग्जांपल वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने इनकम को, अपने फंड को इन एनी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस सो दैट जो नेट अमाउंट अर्न करी गई है वो कम हो सके और टैक्स पेयर को सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस्ड अमाउंट के ऊपर ही टैक्स पे करना पड़े। तो ये याद रखना है टैक्स अवॉइडेंस लीगल है, इलीगल नहीं है, बल्कि टैक्स इवेजन आपका इलीगल है ना। टैक्स इवेजन में क्या हुआ, विलफुल जानबूझकर वो टैक्स को इवेट करने का प्रयास करते हैं बाय इंडिविजुअल, ट्रस्ट या कॉर्पोरेशन। तो इसमें क्या होगा, टैक्स पेयर मिस रिप्रेजेंट करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स को। फॉर एग्जांपल इनकम हो रहा है 100 करोड़ का, वो दिखा रहे कि 50 करोड़ का हो रहा है ना। तो इससे क्या हो गया कि टैक्स इवेजन हो रहा है
है ना, fraudulent practices such as dishonest tax reporting, declaration of less income or profit than the amount actually earned, and also overstating their deductions। तो ये सब आपके टैक्स इवेजन के तरीके हैं। टैक्स हेवन में क्या होता है, तो टैक्स हेवन वो कंट्रीज होते हैं जो अपने देश में लोअर टैक्स रेट प्रोवाइड करते हैं कि भाई साहब आप यहाँ पर हमारे देश में इन्वेस्ट करो, हम आपको कम से कम टैक्स लेंगे, है ना। साथ ही साथ सेक्रेसी भी प्रोवाइड करेंगे, एनोनिमिटी भी प्रोवाइड करेंगे आपके अकाउंट के, सो दैट दूसरे आप अपने ओरिजिनल देश में आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकोगे, कोई भी टैक्स इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, है ना। ये सब टैक्स हेवन हो जाते हैं। नाउ वी हैव द GAR, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। तो ये जो आपका जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल है, ओरिजिनली प्रपोज किया था डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 के तहत। ऑब्जेक्टिव वही था कि जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म है उसको कोडिफाई किया जा सके। और ये क्या कहता है, आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, बेसिकली यहाँ पर रियल इंटेंशन जो पार्टीज का होगा वो टेकन इनटू अकाउंट किया जाता है फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्स consequences irrespective की लीगल स्ट्रक्चर, कंसर्न ट्रांजैक्शन या फिर अरेंजमेंट का कैसा है, क्या है। और टारगेटेड एट एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग अरेंजमेंट और ट्रांजैक्शन जो स्पेसिफिकली की जाती हैं टू अवॉइड टैक्सेस। और ये भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था बिकॉज ऑफ वोडाफोन केस रूलिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये हो गया जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। एंड वी हैव द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट रूल। तो बेसिकली व्हेन वी से प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो ये कंसेप्ट लाया गया है टू इंश्योर कि सफिशिएंट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किसी पर्टिकुलर कंट्री में हो रही है एंड फॉरेन कंपनी की रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन किया जा सके। और इसकी मदद से कहीं ना कहीं एसेस किया जाता है कि अगर जो कंपनीज है वो कहीं सेल सब्सिडीज सेटअप करके टैक्स तो इवेड नहीं कर रही है ना। और कहीं ना कहीं इसका मतलब है इट मीन्स ए प्लेस जहां पर की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन जो नेसेसरी है फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एज ए होल, ये आपके कहां पर है ना, वहां कहां से ऑपरेट हो रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट रूल्स, है ना। कि कंपनी फॉर एग्जांपल आपका इंडिया में है और उन्होंने अपना जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट रखा है वो आपका सेशल्स में रखा है ना। तो इसके कारण टैक्स इवेड करवाए जाते हैं, तरीके हैं ये सब, सिंपली आप याद रख सकते हो। दैट्स व्हाई प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट रूल भी लाया गया है। नाउ वी हैव द बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। नाम से पता चल रहा है इसके तहत जो एमएनसीज होते हैं वो अपने प्रॉफिट को इरोड करते हैं और दूसरे देश में शिफ्ट कर देते हैं, सो दैट जो टैक्स बन रहे हैं इंडिया में लेट से कम पे करना पड़े और साथ ही साथ टैक्स भी इवेड किया जा सके। दैट्स वाई ये कंसेप्ट लाया गया बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का, सो दैट ये जो एमएनसी ये सब काम करते हैं ये सब काम पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो जो मल्टीलेटरल कन्वेंशन MLI ये आउटकम है OECD या G20 प्रोजेक्ट का टू टेकल द बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। और कहीं ना कहीं ये टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज को टेकल करता है जो एक्सप्लॉइट करती है गैप्स एंड लूपहोल्स को एज वेल एज मिसमैचेस इन द टैक्स रूल्स, जिसके तहत वो आर्टिफिशियली अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर देते हैं टू लो और नो टैक्स लोकेशन, जिसके कारण उनको कम टैक्स या फिर टैक्स ही नहीं पे करना पड़ता है और प्रॉफिट भी हो रहा है उनको। और इंडिया ने रेटिफाई कर लिया है आपका मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट द टैक्स रिलेटेड मेजर, जिसमें आपका वन ऑफ द एग्जांपल इज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का कंसेप्ट। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया आपके इस टॉपिक को। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर डिस्कस करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। सो फॉर नाउ थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग ओनली IAS के इकोनॉमी रिवीजन सीरीज वाले वीडियो लेक्चर्स डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने अच्छा खासा चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है और अब आपके लास्ट 20-30 पेजेस बचे हैं, इससे भी जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी सीरीज लाई जाएंगी और उसे भी अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहली बात तो आप हमें ये बताइए इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल, कोई व्यक्ति है जिसके पास पैसे बहुत सारे हैं और वो कोई कंपनी स्टेब्लिश करना चाहता है या फिर किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी में वो पैसे लगाना चाहता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अब इन्वेस्टमेंट
आपका या तो डोमेस्टिक टेरिटरी से आ सकता है, यानी कि हम लोग आप लोग जैसे व्यक्ति इन्वेस्ट करेंगे किसी कंपनी में, या फिर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलेंगे, या फिर ये इन्वेस्टमेंट आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, यानी कि विदेश से आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस से इन्वेस्टमेंट आ सकता है, आपका कनाडा से इन्वेस्टमेंट आ सकता है ना, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट आ सकता है, या फिर कोई फ्रेश प्रोजेक्ट जिसको आप कह सकते हो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो जब कैपिटल बाहरी देशों से इंडिया में आता है तो इसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे, है ना। तो सिंपली फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या डेफिनेशन हुआ? इट रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक कंपनीज एंड एसेट्स ऑफ अनदर कंट्री बाय फॉरेन इन्वेस्टर। यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट में फॉरेन इन्वेस्टर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पैसे लगाएंगे और अल्टीमेटली प्रॉफिट शेयर करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा, या फिर लॉस भी ये शेयर कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। सो अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की टाइप्स की, तो पहला है आपका एफडीआई, काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहता है ये आपका एफडीआई एफपीआई, तो आपको इसके बारे में जानना होगा। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, या तो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या फिर आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या फिर इसी को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एंड अनदर टाइप इज योर क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये आपके कुछ टाइप्स हो गए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। वन वी से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नाम से ही पता चल रहा है, एक तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ना। यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होंगे इंटरेस्ट दिखाएंगे डोमेस्टिक कंपनी में या फिर कोई प्रोजेक्ट में, जिनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमें इन्वेस्ट करना है, कंपनी को मैनेज करना है, उसे ग्रोथ करवाना है और अल्टीमेटली प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करी जाती है, सो दैट प्रॉफिट लगातार आते रहे, है ना। ये इन्वेस्टमेंट को रखना चाहते हैं, है ना। और इसी के विपरीत आपका हो जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफआईआई कहते हैं आप उसे, है ना। वो क्या करते हैं कि जहां देखा प्रॉफिट हो रहा है वहां पर वो इन्वेस्ट कर देंगे, जहां देखा लॉस हो रहा है वहां से वो पैसे निकाल देंगे। सो एफआईआई के क्षेत्र में वो स्टेबिलिटी नहीं दे पाती है इकोनॉमी को। सो लेट्स डिस्कस अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, और इन्वेस्टमेंट ये फिजिकल एसेट में करते हैं, है ना, चाहे वो लैंड को खरीद रहे हो या फिर आपका कोई कंपनी खोल रहे हो, है ना। तो ये फिजिकल एसेट में आपका इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट हो गया, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हो गया, इन सब में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये इनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली एंटरप्राइज की कैपेसिटी को बढ़ाना होता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होता है, मैनेजमेंट कंट्रोल भी इवन चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी किसी क्षेत्र में 49% अलाउड है, किसी किसी क्षेत्र में 71% अलाउड है। तो ये सब बेसिकली क्या करते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल को चेंज करवाया जा सकता है अगर आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का शेयर है मोर देन 49% हो जाता है, फॉर एग्जांपल 51% या फिर उससे ज्यादा हो जाता है। दैट्स वाई ये चेंज कर सकते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल को। एंड इससे होगा क्या, अब ये बेसिकली ये प्रॉफिट एनहांस करना चाहते हैं, कंपनी की प्रोडक्टिविटी इफिशिएंसी को एनहांस करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे, है ना। एंड मैनेजमेंट इनपुट्स में भी ये आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसको भी ये ला सकेंगे इवन फ्रॉम द फॉरेनेशन एज वेल। एंड एफडीआई फ्लोज इनटू प्राइमरी मार्केट, तो यहाँ पर जो एफडीआई आएंगी वो डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट में आती है। और एंट्री और एग्जिट बोथ याद रखना है, एंट्री और एग्जिट रिलेटिवली डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि बहुत सारे नॉर्म्स का पालन करना पड़ता है। कोई भी एमएनसी जब इंडिया में इंडस्ट्री की कंपनी खोलना चाहती है, अपने सब ब्रांच खोलना चाहती है या फिर इन्वेस्ट करना चाहती है ना, एफडीआई के फॉर्म में, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे आपके रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। रिसेंटली जो फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट का डील हुआ क्या था, वो एफडीआई है ना। एंड एलिजिबल फॉर प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी, तो जाहिर सी बात है जो भी प्रॉफिट होगी वो प्राप्त होंगी। डज नॉट टेंड्स टू बी स्पेकुलेटिव, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्पेकुलेटिव नहीं होते कि आया प्रॉफिट हुआ तो हमने इन्वेस्टमेंट किया, नहीं हुआ तो हमने इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, ये जनरली एफडीआई में नहीं होता है। जब हम बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पर, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, फाइनेंशियल एसेट में ये इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना। जो आपका शेयर होता है वो शेयर खरीदते हैं, है ना। और शेयर बेसिकली आपका
बहुत ही कम वैल्यू का होता है, सो दैट ये ऑनरशिप एक्वायर ना कर सके, मैनेजमेंट कंट्रोल को चेंज ना कर सके, है ना। लेकिन इससे बेनिफिट ये होता है कंपनी को कि कैपिटल अवेलेबिलिटी प्राप्त हो जाती है, और कैपिटल इनफ्लो ही होता है, कोई फिजिकल एसेट क्रिएशन कहीं ना कहीं ये कंपनी नहीं क्रिएट करती है, या फिर ये इन्वेस्टर्स नहीं क्रिएट करते हैं। बेसिकली इन्वेस्टर्स बेसिकली कोई फिजिकल एसेट नहीं क्रिएट करते, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली कि शेयर को खरीद कर बेच कर प्रॉफिट अर्न करना होता है। जब देखा कि प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने शेयर खरीदने का प्रयास करेगा, जब देखा कि लॉस हुआ तो वो शेयर बेच देंगे, है ना। एंड एफपीआई फ्लोज इनटू द सेकेंडरी मार्केट एंड एंट्री एंड एग्जिट रिलेटिवली इजी होता है और एलिजिबल फॉर कैपिटल गेन्स, एंड ये स्पेकुलेटिव होते हैं। नाउ वी हैव द क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। व्हेन वी से क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये आपका कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकते हैं, या एसोसिएशन हो सकते हैं, रेसिडेंट इन ए फॉरेन कंट्री हो सकता है, जो कंप्लाइंट होते हैं एफएटीएफ स्टैंडर्ड्स के प्रोविजन से, है ना। तो आपका क्वालिफाइड, नाम से ही पता चला क्वालिफाइड मतलब क्या हुआ कि कोई स्टैंडर्ड जो सेटअप करी गई होगी बॉडी के द्वारा, उसको ये फुलफिल करते होंगे, तो अल्टीमेटली ये कहलाएंगे आपके क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है ना। इससे आपका भरोसा मजबूत रहता है कि जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अगर वो QFI से इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये गुड इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि ये FATF के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं FATF की, काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है FATF आपका। तो ये बेसिकली FATF की बात करें तो ये आपका इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 1989 में स्टेब्लिश किया गया था G7 समिट के दौरान। याद रखना है FATF के बारे में, अगर आपका ओरिजिन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो G7 ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है आपको। ऑब्जेक्टिव क्या होता है FATF का? स्टैंडर्ड्स सेट करना, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल, रेगुलेटरी, ऑपरेशनल मेजर्स सो दैट मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बेट किया जा सके, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को खत्म किया जा सके, एज वेल एज अदर रिलेटेड थ्रेट जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाता है ना। तो उसके लिए भी काम करना। और सेक्रेटेरिएट याद रखना है आपको कि OECD हेडक्वार्टर जो है आपका पेरिस में, वही FATF का भी सेक्रेटेरिएट के रूप में ऑपरेट होता है। और FATF के दो लिस्ट है, एक तो आपका ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। नाम सुनते होंगे, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, ब्लैक लिस्ट में डालने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये FATF का ही है। ग्रे लिस्ट की बात करें तो वैसे कंट्रीज आ जाते हैं इसमें जो सेफ हेवन माने जाते हैं फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, और अल्टीमेटली इनको FATF ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान है ना। और ब्लैक लिस्ट की बात करें तो वैसे कंट्रीज जिसको नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज कहते हैं या नॉन कोऑपरेटिव टेरिटरीज कहते हैं, इनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। और ये टेरर फंडिंग को सपोर्ट करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं, और FATF रिवाइज करती रहती है ब्लैक लिस्ट को रेगुलर बेसिस पर, या तो डिलीट करती है एंट्रीज को नेशन को, या फिर उसको ऐड करती है। एग्जाम्पल याद रखने आपको जो ब्लैक लिस्ट में है, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये जरूर याद रखना है। ईरान और नॉर्थ कोरिया ग्रे लिस्ट में नहीं है, ब्लैक लिस्ट में है। नाउ वी हैव द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। नाम से ही पता चल रहा है, टर्म बायलैटरल मतलब दो देश के बीच इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे दोनों देश के, इंडिविजुअल हो सकते हैं, कंपनीज हो सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई अगर ट्रीटी है तो वो आपका बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हो गया, है ना। तो इट इज द ट्रीटी बिटवीन टू कंट्रीज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इन्वेस्टर ऑफ बोथ कंट्रीज, है ना। तो ए इन्वेस्टर ने बी नेशन में इन्वेस्ट किया, बी नेशन ने ए नेशन में इन्वेस्ट किया, तो अब भाई साहब इनके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन भी तो चाहिए, अदरवाइज भविष्य में हो सकता है किसी डिस्टर्बेंस के कारण इनके इन्वेस्टमेंट नुकसान हो जाए, तब उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो उसके लिए ट्रीटी करवाई जाती है। तो वैसे में आपका एक एग्जांपल हो गया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का। तो इट इज अ ट्रीटी बिटवीन टू कंट्रीज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन्वेस्टर्स ऑफ बोथ कंट्रीज। और इस ट्रीटीज में कुछ कंडीशंस लगाए जाते हैं कि रेगुलेटरी बिहेवियर क्या होना चाहिए होस्ट स्टेट का, और इंटरफेरेंस कम से कम किए जाए विद द राइट्स ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स, सो दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स भी ग्रो कर सके, प्रॉफिट कर सके, और साथ ही साथ जो कंप्लायंस है वो भी आसानी से पालन कर सके। नाउ ये दो कंसेप्ट और सुनते रहते होगे आप, मार्केट प्लेस वर्सेस इन्वेंट्री मॉडल, है ना। ये भी नाम काफी फेमस चलता है, आप इनके बारे में जरूर सुनते होंगे। मार्केट प्लेस मॉडल बेस्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और एक तो आता है आपका इन्वेंट्री मॉडल बेस्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जब हम बात करते हैं मार्केट प्लेस मॉडल इन्वेस्टमेंट की, तो FDI पॉलिसी गाइडलाइन के तहत मार्केट प्लेस मॉडल जो ई-कॉमर्स कंपनीज ऑपरेट करती है, ई-कॉमर्स कंपनी दो तरीके के हो सकते हैं, तो मार्केट प्लेस मॉडल वाला हो सकता है, दूसरा इन्वेंट्री मॉडल वाला हो सकता है ना। तो जो मार्केट प्लेस
वाला ई कॉमर्स कंपनी जो होता है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, एक प्रकार से ये क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे कि हाँ भाई मैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ जो भी सेलर्स होंगे और बायर्स होंगे यहाँ पर आप कनेक्ट हो जाओ और जो भी थोड़ा बहुत आपका प्रॉफिट है हमें दे देना, है ना। जैसे आपका अमेजन है, अमेजन क्या है, आपका ई मार्केट प्लेस मॉडल पर आधारित है ना। यहाँ पर उनकी अपनी खुद की प्रोडक्ट नहीं बेची जाती है, आपने कभी नहीं देखा होगा अमेजन के खुद अपने प्रोडक्ट यहाँ पर भर भर के बेच रहे हैं, स्पेसिफिकली अमेजन की प्रोडक्ट नहीं देखा होगा आपने। तो वो इसलिए होता है बिकॉज वो मार्केट प्लेस मॉडल पर आधारित है इंडिया में, और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ऑन ए डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, सो दैट ये फैसिलिटेटर का काम कर सके, जोड़ सके बायर और सेलर को। और मार्केट प्लेसेस आर प्लेटफॉर्म विच इनेबल्स लार्ज फ्रेगमेंटेड बेस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स की वो प्राइस डिस्कवर कर सके, ट्रांजेक्ट कर सके एक दूसरे से इन एन एनवायरनमेंट जो एफिशिएंट है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रस्टेड है। और अमेजन एंड फ्लिपकार्ट जैसा कि मैंने बोला ये मार्केट प्लेस मॉडल ही है। और अगर हम बात करें इन्वेंट्री मॉडल, तो इन्वेंट्री मॉडल में क्या होगा कि ये जो ई कॉमर्स कंपनीज होंगी इसमें उनके खुद के गुड्स, उनके खुद के सर्विसेज जो उनके द्वारा ऑन किए जाते हैं वही बेचे जाएंगे कंज्यूमर्स को डायरेक्टली। और मेन फीचर इन्वेंट्री मॉडल का ये है कि जो कस्टमर बाय करते हैं बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द ई कॉमर्स वेब, है ना, उसी फॉर्म से बाय करेंगे उन्हीं के प्रोडक्ट, एंड वो कंपनी खुद अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करती है, इंटरफेस करती है कस्टमर्स के साथ, लॉजिस्टिक्स सब कुछ उसी का होता है ना। एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस में उसी के कंपनी, उसी के प्रोडक्ट होते हैं। अलीबाबा ऑफ चाइना एग्जांपल है, ये इन्वेंट्री मॉडल है, ठीक है। नाउ वी हैव द फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स एंड एसोसिएटेड रिस्क। तो बेसिकली फॉरेन करेंसी बोरोइंग का मतलब क्या हुआ, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल बोरोइंग अगर कहा जाए तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इज ए लोन जो इंडियन एंटिटी के द्वारा, इंडियन एंटिटी यानी कि यहाँ पर कंपनी हो सकती है, उनके द्वारा अवेल करी जाती है फ्रॉम ए नॉन रेसिडेंट लेंडर विथ ए मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी, कि भाई साहब आप हमें दे दो और भविष्य में हम आपको चुका देंगे एट ए सर्टेन इंटरेस्ट रेट व्हेन द मैच्योरिटी पीरियड इज ओवर। रिसेंटली आरबीआई ने गाइडलाइन इशू किया था जिसमें कहा गया कि जो भी एलिजिबल बोरोवर्स हैं वो रेज कर सकते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को अप टू $750 मिलियन या फिर इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर अंडर द ऑटोमेटिक रूल। तो आप देख सकते हो एक रेस्ट्रिक्शन है आपके एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के ऊपर कि ऐसा नहीं होगा कि जो आपके एलिजिबल बोरोवर्स है जितना मन तितना बोरो कर सकते हैं। जाहिर सी बात है ये अलाउ नहीं करी जाती है जनरली, है ना। तो कितना लिमिट रखा गया है आपका, $750 मिलियन का रखा गया है पर फाइनेंशियल ईयर अंडर द ऑटोमेटिक रूल। एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एलोंग विद आरबीआई ये मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग गाइडलाइंस को, पॉलिसीज को। और ये याद रखना है आपको प्रीलिम्स के फैक्ट के लिए कि यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डेब्ट यानी कि जो अभी बाहर से पैसे लिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग, इन द फॉर्म ऑफ डेब्ट, वो यूएस डॉलर में सबसे ज्यादा है ना। तो यूएस डॉलर डिनोमिनेशन में सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट कंपोनेंट है एक्सटर्नल डेब्ट का, है ना। एंड यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डेब्ट रिमेन्स द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द एक्सटर्नल डेब्ट। और साहू कमेटी 2013 में गठित करी गई थी सो दैट फ्रेमवर्क डेवलप किया जा सके फॉर द एक्सेस टू डोमेस्टिक एंड ओवरसीज कैपिटल मार्केट की क्या लिमिट हटा देनी चाहिए या फिर लिमिट बढ़ानी चाहिए या घटा देनी चाहिए, इन सब के ऊपर डिस्कशन के लिए आपका साहू कमेटी 2013 में गठित करी गई थी। नाउ अभी आप देख सकते हो चेंज इन ईसीबी नॉर्म्स। तो बेसिकली जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है अप टू $50 मिलियन और इट्स इक्विवेलेंट उसको रेज किए जा सकते हैं बाय एलिजिबल बोरोवर्स विथ मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी ऑफ 3 इयर्स। तो देख लो अगर $50 मिलियन तक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरो यानी बाहर से अगर पैसे बोरो किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा तो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कम से कम 3 इयर्स के लिए वो आपका रेज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मिनिमम मतलब क्या, कम से कम 3 इयर्स के लिए तो अलाउड है, ज़्यादा भी कर सकते हैं। एंड रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, तो देख सकते हो अगर बाहर से पैसे मांगाए जा रहे हैं, बोरो किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लायबिलिटी बनती है ना। दैट्स व्हाई इट रिजल्ट्स इन हायर डेब्ट ऑन द बैलेंस शीट। एंड ये रेटिंग एजेंसी क्या करेंगी, जो खासकर इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी होती है वो क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर देंगी। तो इसके कारण जो अगर हमें भविष्य में लोन लेना है बाहर से तो वो और ज़्यादा महंगा कर देगा, कोई इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट नहीं होगा। एंड एक्सपोजेज द कंपनी टू इंटरेस्ट एंड करेंसी फ्लक्चुएशंस। एडवांटेज की बात करें तो एक तो बाहर से आप जब लोन लेते हो तो कम इंटरेस्ट रेट पर मिल जाते हैं, मैच्योरिटी पीरियड लंबे समय के लिए मिल जाती है, कैपिटल गेन्स भी हो जाता है।
अब बात करते हैं गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं टू प्रमोट द ट्रेड, है ना। तो ट्रेड प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है, तो देख सकते हो आप। निर्विक, दैट इज योर निर्यात ऋण विकास योजना स्कीम, और ये इंट्रोड्यूस करी गई है क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, याद रखना है ये सब स्कीम को। और ये एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम है, दैट इज योर निर्विक स्कीम, और ऑब्जेक्टिव यही है कि लोन अवेलेबिलिटी को एनहांस किया जा सके और ईज द लैंडिंग प्रोसेस, जो भी लैंडिंग प्रोसेस है उसको ईज किया जा सके, सो दैट एक्सपोर्ट प्रमोट किया जा सके इंडिया से। दूसरा है आपका रिमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑन टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, है ना। तो याद रखना है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो ये जो आपका लाया गया है, इट हैज रिप्लेस द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। पहले MEIS स्कीम चलता था, तो इसने रिप्लेस कर दिया है सो दैट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को इम्प्रूव किया जा सके। तो ऑब्जेक्टिव क्या है लाने का, टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और WTO कंप्लायंट स्कीम है ये आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आरोप लगता था कि ये जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है ये WTO कंप्लायंट नहीं है, दैट्स व्हाई ये आपका रिमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑन टैक्सेस और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ये लाया गया। और इसमें सारे टैक्स और ड्यूटीज जो इनपुट्स के ऊपर पे किया जाते हैं ऑन दोज इनपुट्स विच आर कंज्यूम्ड इन एक्सपोर्ट, तो उस पर सारे टैक्सेस ड्यूटीज को रीइंबर्स कर लिया जाएगा, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा। ये याद रखना है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑन टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो जो भी इनपुट्स लगे होंगे किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उन प्रोडक्ट के ऊपर जिसको एक्सपोर्ट करना है, तो उस पर जो भी टैक्सेस एंड ड्यूटीज रहेंगी उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इंड टू इंड डिजिटाइज्ड है ये सिस्टम आपका। नाउ वी हैव द सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। और जब हम बात करते हैं सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, तो ये एक्सपोर्ट इन सर्विसेज को प्रमोट करता है और ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड करी जाती है टू द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एंड स्क्रिप्ट्स की बात करें तो ये ट्रांसफरेबल होते हैं और ये यूज किए जा सकते हैं आपके सर्टेन सेंट्रल ड्यूटीज एंड टैक्स को पे करने के लिए। ये स्क्रिप्ट हम याद रखना, ठीक है। रिवार्ड के रूप में क्या मिलता है, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, है ना। एंड ये ट्रांसफरेबल होते हैं एंड कैन बी यूज्ड टू पे सर्टेन सेंट्रल ड्यूटीज एंड टैक्सेस। नाउ काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन। व्हेन वी से स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो इसे क्रिएट किया गया है बाय पासिंग एन एक्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट, दैट इज योर SEZ एक्ट 2005। तो ये याद रखना है, SEZ योर स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। एंड एम क्या है, तो एक्सपोर्ट हब्स के रूप में भारत को तैयार करना है सो दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रमोट किया जा सके। और याद रखना है आपको कि इट कैन बी सेटअप बाय आइदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और इवन बाय प्राइवेट सेक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, SEZ कैन बी सेटअप बाय सेंट्रल और स्टेट और इवन बाय प्राइवेट सेक्टर। और इंडिया ने एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप किया था कांडला में 1965 में, बिफोर द कमिंग ऑफ द SEZ एक्ट। और रिसेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट सो दैट SEZ को स्ट्रेंथन किया जा सके इन द कंट्री। तो देख सकते हो क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या बेनिफिट्स SEZ जोन में प्रोवाइड करी जाती है। एक तो ये है आपका मिनिमम लैंड एरिया रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर दिया गया है टू द 50% फॉर मल्टी प्रोडक्ट एंड सेक्टर स्पेसिफिक SEZ, है ना। तो पहले जो भी मिनिमम लैंड एरिया की रिक्वायरमेंट थी उसका आधा कर दिया गया, 50% कर दिया गया है ना, सो दैट मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स आए और अल्टीमेटली डेडिकेटेड SEZ में वो इन्वेस्ट कर सके। एंड न्यू सेक्टर एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग सेक्टर ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया है ना। तो एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग सेक्टर ये भी क्वालिफाई होंगे टू बी सेटअप विद द SEZ। एंड ड्यूल यूजेज ऑफ फैसिलिटी जैसे सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जा सकता है SEZ के द्वारा एंड नॉन SEZ एंटिटीज के द्वारा भी, और ये अलाउ कर दिया गया है सो दैट SEZ ऑपरेशंस को वायबल बना सके। एंड सेक्टोरल ब्रॉड बैंडिंग इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है टू इनकम्पास सिमिलर एंड रिलेटेड एरियाज अंडर द सेम सेक्टर। एंड SEZ इंडिया मोबाइल ऐप भी लॉन्च करी गई है सो दैट SEZ को मदद कर सके कि जो भी ट्रांजैक्शन उनके हो रहे हैं, कहाँ हो रहा है, किधर हो रहा है, कितने हो रहे हैं, इन सबको ट्रैक कर सके। नाउ नेक्स्ट इज योर ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। क्या है ये आपका ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम? तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि वो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो भी है उस गैप को खत्म किया जा सके, एड्रेस किया जा सके इन द कंट्री। और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड टू द सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑन्ड एजेंसी कि वो सेटअप कर सके या फिर अपग्रेड कर सके एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018
तो ऑब्जेक्टिव देख लो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी की, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को डबल करना है फ्रॉम प्रेजेंट 30 बिलियन यूएस डॉलर टू 60 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2022। ये याद रखना है आपको, पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है। पहला तो जरूरी याद रखना है क्योंकि यहीं पे आपको गलती करने का ऑप्शन यूपीएससी प्रोवाइड कर सकता है प्रीलिम्स में। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 टू डबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फ्रॉम प्रेजेंट यूएस 30 बिलियन डॉलर टू 60 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2022, है ना। एंड टू स्ट्राइव डबल इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एंड स्कीम फोकस करता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि वैसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किया जाए जो एक्सपोर्ट के लिए डिमांड में हो। एक्सपोर्ट प्रमोशन भी करवाए जाएंगे, बेटर फार्मर रियलाइजेशन भी हो सकेगा। नाउ वी मूव टू द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1957 में स्टेब्लिश हुआ था। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है फ्रॉम द कंट्री। और ये कैसे मदद करता है, क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ये आपका ECGC एज वेल एज रिलेटेड सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट्स। और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा होली ओन्ड है, RBI के द्वारा नहीं है, याद रखना है आपको। इट इज होली ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड नाउ अगर हम बात करें गवर्नमेंट के रिसेंट इनिशिएटिव जो लिए गए हैं ट्रेड प्रमोशन के लिए, अभी तो हमने डिस्कस भी किया स्कीम जो उन्होंने चलाए हैं, अभी हम रिसेंट इनिशिएटिव देखते हैं, देख सकते हैं ई फाइलिंग एंड ई पेमेंट, है ना। तो डिजिटाइज किया जा रहा है फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन एज वेल एज जो भी पेमेंट के मैटर होंगे उन सबको डिजिटल किया जाएगा, किया जा चुका है बेसिकली। 24/7 कस्टम्स क्लियरेंस प्रोवाइड करी जाती है, पेपरलेस इन्वायरमेंट है, सिंगल विंडो फॉर कस्टम्स, एंजल टैक्स रिफॉर्म्स लाए गए हैं एंड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाती है थ्रू निर्यात बंधु स्कीम एंड मेनी अदर्स। निर्यात बंधु की बात करें तो इसके तहत क्या होता है, जो न्यू एंड पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स है जो चाहते हैं कि भाई साहब हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें, तो वहाँ उनके पास पहुंचना और उनको मेंटर करना सो दैट उनके प्रोडक्ट आउटसाइड इंडिया में छा जाए और उनकी डिमांड बढ़ जाए। लेट्स टॉक अबाउट ट्रेड एग्रीमेंट एंड देयर टाइप्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे भी पूछ लिए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपका कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट जो न्यूज में रहता है, फॉर एग्जांपल आपने RCEP के बारे में सुना होगा, है ना। और ये देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम है, फिर आपका कैरिबियन कम्युनिटी है, कैरिकॉम आपने सुना होगा, ये क्वेश्चन भी आया था। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, है ना, ये अरब लीग, अफ्रीकन यूनियन, ये सब कुछ एग्जांपल है आपका ट्रेड एग्रीमेंट। और इसके टाइप्स की बात करें तो पहली बात तो हम ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटी बिटवीन 2 और मोर गवर्नमेंट हो सकते हैं जिसके तहत रूल्स ऑफ ट्रेड को डिफाइन किया जा सकता है, जो भी उसके सिग्नेटरीज होंगे कि भाई साहब अगर कोई प्रोडक्ट आपके देश में आता है, हमारे देश में आता है, तो ये रूल्स फॉलो करने होंगे, ये नहीं करने होंगे, वो नहीं करने होंगे, है ना। तो ये होता है आपका ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी जाती है। सबसे पहली बात करते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की। तो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये आपका ट्रेडिंग ब्लॉक होगा जो प्रेफरेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करता है सर्टेन प्रोडक्ट्स के ऊपर फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, है ना। तो जो भी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, जो भी देश करेंगे, तो वो देश बेसिकली प्रेफरेंशियल एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेगा सर्टेन प्रोडक्ट्स का। और क्या प्रेफरेंशियल रिबेट मिलते हैं इन देशों को, तो ये टैरिफ रिड्यूस कर सकते हैं उन प्रोडक्ट के ऊपर, है ना। लेकिन याद रखना है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में कोई जरूरी नहीं है कि टैक्सेस को, ड्यूटीज को कंप्लीटली एबोलिश ही करते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं इट रिक्वायर द लोवेस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट सो दैट जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं उसको रिड्यूस किया जा सके। एग्जांपल के तौर पर बताया जा रहा है आपका मर्कोसुर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, ये सब कुछ एग्जांपल है आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का। नाउ वी हैव द जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, ये सुना होगा आपने। तो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस ये आपका प्रेफरेंशियल स्कीम होता है, और ये जनरली जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन होते हैं वो ग्रांट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, है ना। इसमें बेसिकली जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा होता है वो देश को चुने जाते हैं, और अल्टीमेटली सर्टेन प्रोडक्ट के ऊपर जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है वो ड्यूटी फ्री एंट्री उन प्रोडक्ट से अलाउ कर देते हैं एक्सपोर्टेड बाय द बेनिफिशियरी कंट्रीज टू द मार्केट ऑफ डोनर कंट्रीज। वही होता है आपका सिमिलर टू द आपका
प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन होते हैं वो बेसिकली इस जीएसपी को प्रोवाइड करते हैं। और रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने विथड्रॉ कर लिया है जीएसपी बेनिफिट्स फ्रॉम इंडिया, ये तो आपने सुना ही होगा है ना। तो यूएस गवर्नमेंट ने विथड्रॉ कर लिया है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का जो टैग भारत को मिला हुआ था। अल्टीमेटली अब जो भी ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट किए जाते, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट किए जाते थे भारत के द्वारा सर्टेन प्रोडक्ट्स का, वो कहीं ना कहीं टैक्सेसेबल होगा। एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, नाम से पता चला ये डेडिकेटेड ट्रेड ब्लॉक है जो एलिमिनेट करता है टैरिफ्स को, इंपोर्ट कोटाज को, प्रेफरेंसेस प्रोवाइड करता है ऑन मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जो भी ट्रेड किए जाएंगे बिटवीन द मेंबर कंट्रीज ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एग्जांपल के तौर पर साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सार्क का ही तो है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। एंड आसियान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आरसीईपी भी कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है। एंड नाउ वी हैव द सीईसीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, या फिर सीईपीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट सीईसीए, तो इसमें क्या होता है, जब कोई देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी बियॉन्ड चले जाए, यानी कि काफी वेल कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजंस लेके आए एंड ग्रेटर डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अलाउ कर दे, जिसमें आपका एसेसिबिलिटी टू कैपिटल, एसेसिबिलिटी टू ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे प्रोविजन डाल दे एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड करवाए, तो ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट कहलाता है। और सीपीए में क्या होता है, तो सीपीए बेसिकली वाइडर स्कोप होता है सीईसीए से, और सीईसीए कम फर्स्ट विद एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ, जबकि सीपीए लाटर बाद में आता है, जिसमें ट्रेडिंग सर्विसेज हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को फ्री करवाया जा सकता है कि भाई साहब अगर इन्वेस्टमेंट अगर लाओगे तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं लगेंगे। तो एक्स्ट्रा माइल बेसिकली क्रॉस करता है आपका सीपीए एज वेल एज योर सीईसीए। नाउ वी हैव द कस्टम्स यूनियन। कस्टम्स यूनियन भी एक एग्रीमेंट होता है बेसिकली बिटवीन मेंबर कंट्री ऑफ ए कस्टम यूनियन, और इसके तहत जो भी ट्रेड बैरियर्स होती है मेंबर नेशंस के बीच उसको रिमूव किया जाता है। और कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड बैरियर्स कि भाई साहब अगर यहाँ से इस देश से प्रोडक्ट आएगा तो कॉमनली हम लोग इतने % का टैक्स लगा देंगे, तो ये होता है आपका कस्टम्स यूनियन। नाम से पता चला कस्टम्स यूनियन, है ना। इसमें आपका जो भी मेंबर होंगे वो डिसीजन लेंगे तो वो सब अप्लाई करेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो अडॉप्ट कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड बैरियर, एग्जांपल है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, है ना। तो जो भी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में डिसीजन निकल कर आएगा वो सारे मेंबर्स इसे फॉलो करें। ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी, तो ये सब आपके कस्टम यूनियन के एग्जांपल हुआ। कॉमन मार्केट, नाम से पता चल रहा है इट इज ए टाइप ऑफ कस्टम यूनियन जिसमें मेंबर्स इंटरनल ट्रेड बैरियर जो भी है उसको रिमूव कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 देश है, 5 देश से आप ये कॉमन मार्केट क्रिएट करना चाहते हैं, तो कॉमन मार्केट तभी संभव हो सकेगा कि जो भी बैरियर इंडिविजुअल नेशन ने रखा है उसको हटा दे, है ना। तो इन्वेस्टमेंट आना हो तो इन्वेस्टमेंट एक देश से दूसरे देश फ्रीली आ सके इन मेंबर कंट्रीज के बीच, है ना। रिसोर्सेज आना होता है, रिसोर्सेज भी फ्रीली आ सके, तो ये आपका कॉमन मार्केट का कंसेप्ट हो गया। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कस्टम यूनियन। और इकोनॉमिक यूनियन की बात करें तो ये भी एक आपका ट्रेड ब्लॉक हुआ जिसमें आपका कॉमन मार्केट तो होते ही होते हैं विद कस्टम्स यूनियन, एंड इसमें मेंबर्स ट्रेड बैरियर्स एलिमिनेट करते हैं अमंग द डेमसोल, कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स भी अपनाते हैं, फ्री इंपोर्ट भी अलाउ करते हैं, एक्सपोर्ट भी अलाउ करते हैं रिसोर्सेज का फ्रीली टू द मेंबर नेशन, एंड सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज भी अपनाते हैं। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि इकोनॉमिक यूनियन में वन करेंसी भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लो इकोनॉमिक यूनियन का, ये है आपका यूरोपियन यूनियन। Now let's move to the very important, that is the agreement जो अभी न्यूज में रहा है, RCEP, TTIP एंड CPTPP, ये सब आपने सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो RCEP की बात करते हैं। पर्पस क्या था, फीचर्स क्या था, तो इंटीग्रेटेड मार्केट क्रिएट करना इनका ऑब्जेक्टिव था, स्पैनिंग टू ऑल 16 कंट्रीज। 16 कंट्रीज में आपका 10 एशियन कंट्रीज आते हैं और 6 जो है बेसिकली आपके चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और न्यूजीलैंड आ जाते हैं। इंडिया आपको ही पता है RCEP से विथड्रॉ हो चुका है, तो अभी 10+5 वाला सिस्टम चल रहा है, ठीक है। और अदर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देख लो, टू मेक इट इजियर फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो भी ये देश मिलकर प्रोड्यूस करते हैं उसको अवेलेबल कराए जाएं अक्रॉस ऑल दिस रीजन, एंड ये लार्जेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक होगा वंस एस्टेब्लिश्ड एंड कम इनटू एग्जिस्टेंस। रिसेंटली इंडिया ऑप्टेड आउट फ्रॉम RCEP,
और 10 एशियन कंट्रीज आपको रट लेने हैं। एशियन के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए कि आसियान नेशन में कौन से, तो कैसे याद रखने हैं आसियान में, आसियान है 1 2 3 4 5, तो 5 into 2 करने का मतलब होगा कि आपका 10 है। सिंपली जैसा एससीओ, एससीओ में पता करना है कितने मेंबर है, तो एससीओ में 8 मेंबर हो जाएंगे, है ना। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में पता करना है आपको कितने मेंबर है, तो इसको ऐसे कर दो 6 मेंबर हो जाएंगे, है ना। बिम्स्टेक में पता लगाना है कि कितने मेंबर है, तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7, ये बिम्स्टेक हो गए, ठीक है। सार्क में पता लगाना है कितने मेंबर है, तो सार्क में भी वही चलता है, 8 मेंबर होते हैं सार्क में, है ना। तो ऐसे आप रिमेंबर कर सकते हो सारे के जो नाम है, ये कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। तो ये हमने आरसीईपी के बारे में बात किया। नाउ वी हैव द टीटीआईपी, दैट इज योर ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। ऑब्जेक्टिव वही है, प्रमोटिंग ट्रेड एंड मल्टीलेटरल इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसमें कौन आ जाते हैं आपके कंट्रीज, तो यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट के बीच रट लेना आप, टीटीआईपी ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, इट इज बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट। Now we have the CPTPP, यानी कि Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership। और इसमें ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसने मेंबर्स को इधर डाल दिया, तो देख लो मेंबर्स में कौन कौन हो गए आपके CPTPP में। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम। बेसिकली ये इसमें यूएस भी शामिल हो था, तो यूएस ने जब विद्रोह कर लिया तो ये सारे जो देश बचे इन लोगों ने ये सीपीटीपीपी बना लिया, ये बात है ना। तो देख सकते हो थर्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया है इन द वर्ल्ड बाय जीडीपी। और ये जैसा कि मैंने बोला ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से इवॉल्व हुआ है, और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में यूएस भी था, और जब यूएस विद्रोह कर लिया तो अल्टीमेटली बन गया आपका सीपीटीपीपी, है ना। और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप तो कभी इंटर हुआ ही नहीं फोर्स में बिकॉज ऑफ द विद्रॉल ऑफ यूएस। नाउ अगर हम बात करते हैं जो हमारा नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाया गया है उसके सर्टेन प्रोविजंस की एंड फीचर्स की, क्योंकि यहाँ आपके पूछे जा सकते हैं। तो देख लो ये जो न्यू 5 ईयर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाई गई है 2015 से 20, ये आपका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि कैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज किया जाए along with generation of employment हो, value addition हो कंट्री में, in keeping with make in India objective in our heart। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देख सकते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी या फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉर इयर्स 2015-20 एम एट डबलिंग द ओवरसीज सेल्स। ये ऑब्जेक्टिव रट लेना, ऐसे ही पूछ लिए जाएंगे आपको। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो आपका 2015-20 है, ये आपका ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आ सकता है। डबलिंग द ओवरसीज सेल्स यानी कि फॉरेन सेल्स टू $900 billion by 2019-20 and make India global while integrating the foreign trade with the Make in India initiative as well as Digital India program। तो ये टारगेट जरूर याद रखना है, aimed at doubling the overseas sales to $900 billion by 2019-20। और इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर दोनों को सपोर्ट करता है विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जब तक फोकस नहीं किया जाएगा कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो बूस्ट नहीं हो पाएगी। फीचर्स की बात करें तो देख लो इंसेंटिव प्रोवाइड करी जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी स्क्रिप्ट्स एज परसेंटेज ऑफ फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। तो ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड करी जाएंगी एज ए परसेंटेज ऑफ फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। And we have the services export from India scheme will be only for India based service provider, और ये आपका आधारित होगा नेट फॉरेन एक्सचेंज जो भी अर्न करी गई है। एंड बोथ SEIS एंड MEIS स्कीम एप्लीकेबल होते हैं SEZ यूनिट के लिए, क्योंकि SEZ का ऑब्जेक्टिव होता है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, वहां से प्रोडक्ट जनरली एक्सपोर्ट किए जाते हैं, दैट्स व्हाई ये स्कीम्स आपका अवेलेबल होते हैं यहाँ पर भी। एंड पेपरलेस ट्रेड एंड ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स किए जाए सो दैट जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको रिड्यूस किए जाए। एंड provision for export oriented unit, export hardware technology park and software technology park। software technology park के बारे में हमको 2-3 लाइन आप कमेंट सेक्शन में बता सको तो बताओ, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए आई थी कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट्स विच इज ए फॉर्म ऑफ क्रेडिट, ये प्रोवाइड करी जाती है एक्सपोर्टर्स को अंडर द वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमने डिस्कस भी किया है, गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया है, ये आपका करंट न्यूज है, 1 साल के लिए टिल मार्च 2021। वैसे भी अभी मार्च 2021 खत्म हो चुका है। एंड ये एक्सटेंड करने का कारण क्या था, कोरोना वायरस पेंडेमिक आउटब्रेक। सो ये हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है आपका टॉपिक नंबर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन द नेक्स्ट
टॉपिक वी विल मूव टू द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया पर जाएंगे। ये भी वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं ही पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ से भले पूछ लिए जाते हैं, तो वो टर्म्स आपको याद रखने, ज़्यादा इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इन्वेस्टर्स, जाहिर सी बात है आप प्रिपरेशन में हो तो इन्वेस्टर्स तो बनोगे नहीं जनरली, इन द सेंस कि अभी यूपीएससी ज़्यादा अंदर क्वेश्चन जाके नहीं पूछेगी, है ना, क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट का एक्सपर्ट तो नहीं उनको बनाना है, दैट्स वाई। और ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है यहाँ पर। टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखेंगे, यहाँ पर वैसे हमने पढ़ाया भी था, फिर भी है, चलो कोई नहीं, फिर से डिस्कस कर लिया जाएगा। एंड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आपको मिलेंगे, एंड अल्टीमेटली आपका ये जो भी ये सिंगल चैप्टर में आई थिंक कंप्लीट किया जाएगा। सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक। फॉर नाउ थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।